एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आपको अजमेर से बताते हैं, जहां दरगाह और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। प्रशासन में हड़कंप है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईमेल अनवेरिफाइड, साइबर टीम जांच में जुटी है। तो पुलिस की सघन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं इस वक्त की, जहां दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये मेल के जरिए धमकी दी गई है। आपको बता दें कि प्रशासन में हड़कंप है, सुरक्षा बढ़ाई गई है और साइबर टीम जो है वो जांच में जुटी है। अभी तक पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जांच पड़ताल में। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां पर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी। प्रशासन में हड़कंप है, सुरक्षा बढ़ाई गई है और जांच यहां पर चल रही है। तो ये तस्वीरें आपको अजमेर से दिखा रहे हैं, जहां दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, जांच टीमें मौके पर हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बम निरोधक दस्ता और पुलिस मौके पर है। यहां पर तलाश की जा रही है, कोई आसपास कोई संदिग्ध वस्तु है तो उस लिहाज से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश ये है कि तलाशी ली जाए। हर जगह संदिग्ध वस्तु की तलाश की जा रही है। कलेक्ट्रेट और दरगाह को यहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अजमेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धमकी भरा मेल मिलने के बाद हड़कंप है। तो दरगाह और कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट की धमकी दी गई है। पुलिस को अब तक कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु जांच में नहीं मिली है। तो अजमेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप है, सुरक्षा बढ़ाई गई है अजमेर में। और ईमेल जो है वो अनवेरिफाइड है, कहां से मेल आया है अभी जांच जारी है। वहीं साइबर की टीमें जो हैं वो अब इस मेल की जांच में जुटी हैं। वहीं पुलिस मौके पर तलाश कर रही है। तो अजमेर में कलेक्ट्रेट धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। धमकी के बाद दरगाह परिसर को भी एहतियातन कुछ समय के लिए खाली कराया गया है। पुलिसकर्मियों ने दरगाह के अंदर और बाहर सभी हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया है और संदिग्ध वस्तुओं की जांच की है। शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और सभी संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, अजमेर में दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है मेल के जरिए और मौके पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या कुछ जानकारी ग्राउंड से है? तलाशी में कुछ चीज मिली है संदिग्ध कोई? और ये मेल किसका था, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी मेल किसका था ये अभी जानकारी नहीं मिली है। एसपी वंदिता राणा का कहना है कि अनवेरिफाइड मेल यहाँ पर मिला है, जिसको यहाँ पर इससे मेल मिलने के बाद तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह के परिसर को चप्पे चप्पे पर सर्च यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई अवांछित वस्तु, कोई विस्फोटक सामग्री यहाँ पर नहीं मिली है। मेल में ये कहा गया है कि अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल की जो है साइबर टीम यहाँ पर सघन चेक कर रही है कि किसके व्यक्ति के द्वारा ये मेल यहाँ पर भेजा गया है। हालांकि एसपी वंदिता राणा ने आम आदमी से, शहरवासियों से अपील की है कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अजमेर की जो विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, ऐसा बहुत कम होता है जो वो पूरी खाली यहाँ पर कर दी जाए। पहली दफा ऐसा है, इससे पहले जब राष्ट्रपति वगैरह आते हैं तब जब दरगाह को खाली कराया जाता है। अजमेर के जो हुजरे हैं, दरगाह में जो दुकानें हैं और अलग अलग जो दरगाह के गेट हैं, वो तमाम जगहों से सभी दुकानदार भाइयों को बाहर कर दिया गया है। जो जियारत करने जायरीन आते हैं उनको बाहर कर दिया गया है और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हर एक गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। पुलिस के ऑफिसर, ईआरटी, क्यूआरटी और तमाम सुरक्षा एजेंसी, डॉग स्क्वाड जो है दरगाह को चप्पे चप्पे से चेक कर चुकी है, मगर किसी भी प्रकार से कोई अवांछित वस्तु अभी तक फिलहाल नहीं मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बड़ी खबर बताते हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली होने वाली है। आपको बता दें कि ये वोट चोरी गद्दी छोड़ ये नारा दिया गया है इस रैली के लिए और राजस्थान कांग्रेस यहां पर बड़ी तैयारी कर रही है। जिला ब्लॉक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, बैठकें होंगी, प्रभारी तालमेल का जिम्मा संभालेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कांग्रेस ने जिला प्रभारी उनकी ड्यूटी लगाई है 14 दिसंबर को। आपको बता दें कि
दिल्ली में कांग्रेस की एक महारैली आयोजित की जा रही है और देश भर से यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक पहुंचेंगे और ऐसे में राजस्थान कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। जिला प्रभारी उनकी ड्यूटी लगाई गई है और जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकें यहां पर करने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को दिल्ली इस महारैली में पहुंचाया जाए। तो एसआईआर के खिलाफ और वोट चोरी के मुद्दे पर महारैली है दिल्ली में 14 दिसंबर को और उसकी तैयारियों में जुट गई है राजस्थान कांग्रेस भी। राजस्थान कांग्रेस की बड़ी तैयारी है और जिला और ब्लॉक स्तर पर यहां बैठकें होंगी। जो जिला प्रभारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर यह महारैली दिल्ली में आयोजित होने वाली है। 14 दिसंबर को यह महारैली दिल्ली में होगी और राजस्थान कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है और भारी संख्या में यहां से भी कार्यकर्ता समर्थक ले जाने की तैयारी है। शशि हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली है कांग्रेस की एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर और कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर है। क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी यहां बैठकें तय की गई हैं और जिला प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए 10 दिन से भी कम समय रह गया है इन तैयारियों के लिए। ऐसे में ये तैयारियां तेज होनी है। 9 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर आ रहे हैं। वो पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। सबके साथ एक बैठक करेंगे जिसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या लाई जा सके। दरअसल हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो दिल्ली के नजदीक सटा हुआ है, यहाँ से सबसे ज्यादा भीड़ लाने का लक्ष्य रहेगा और ऐसी सूरत में राजस्थान कांग्रेस सक्रिय है। यहाँ से सांसद भी जीत करके आए पार्टी की अच्छी संख्या में, इस लिहाज से पार्टी का फोकस यहाँ पर है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने अलग अलग जिलों का प्रभार दिया है और उन प्रभारियों को जिम्मेदारी रहेगी कि वो वहाँ पर बैठक ले और संख्या को निश्चित करें। विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी से बात करके ज्यादा से ज्यादा संख्या ले जाने की कोशिश करें। जो हमने बताया दर्शकों को, श्रीगंगानगर में जियाउर रहमान, हनुमानगढ़ में पूसाराम गोदारा, बीकानेर शहर और देहात की जिम्मेदारी शिमला नायक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा का यहां बड़ा बयान आया। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा है, बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि संस्थाओं का उपयोग फायदे के लिए बीजेपी कर रही है, यह बड़ा आरोप पीसीसी चीफ डोटासरा ने लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खड़गे के नेतृत्व में हम बड़ा अभियान चलाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा है डोटासरा ने। तो पीसीसी चीफ ने बीजेपी की जनसुनवाई पर भी सवाल उठाए हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री की ही सुनवाई नहीं हो रही है, ये डोटासरा ने कहा है। पहले मंत्रियों की सुनवाई करें, ये डोटासरा की तरफ से निशाना साधा गया है बीजेपी सरकार पर। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखो, मैं तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पहले तो इन मंत्रियों की सुनवाई तो करो, इनकी विचारों की कोई नहीं सुन रहा है। वो सुदान पंत साहब ठोक गए ऐसे, अरे वो रो रहे हैं कि ऐसे हमारी नहीं मानता, ऐसे कह रहा है मंत्री मेरे पास फाइल नहीं भेजता। तो कम से कम पहले इन मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद में कार्यकर्ता की करें। इनके मंत्री जब प्रभारी मंत्री बनकर के जिलों में जाते हैं तो एक कार्यकर्ता नहीं आता, ये टेलीफोन करके गिड़गिड़ा करके केवल एक पदाधिकारी को बुलाते हैं कि मेरी इज्जत रह जाए। इसका मतलब इनकी अंदर किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को विश्वास ही नहीं है कि ये किसी की समस्या का समाधान, क्योंकि परसेप्शन ये बन गया और सही बन गया कि मंत्रियों की नहीं सुनवाई हो रही और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनवाई हो रही है। तो फिर जनता की ये लोग बात क्या सुनवाई करके क्या समस्याओं का समाधान कर देंगे। धक्के दे रहे हैं वहाँ। वो गेट पास लाए हो क्या, वो गेट पास लाए हो, 2-3 बैठते हैं सीएमओ में, उनके साइनों से पर्ची चलती है। जयपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक की है। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियां तेज हैं और उसको लेकर यह अहम बैठक की गई है। अन्य राज्यों में पदस्थ अधिकारी जितने भी हैं उनसे चर्चा की है। वीसी के माध्यम से प्रवासी दिवस को लेकर चर्चा की गई है। सभी को प्रवासी दिवस में आने का न्योता दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। 10 दिसंबर को आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जयपुर से, जहां प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियां तेज हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की है। वीसी के माध्यम से सभी अधिकारियों से चर्चा की है इस दिवस को लेकर और सभी को प्रवासी दिवस में आने का न्योता दिया गया है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा। तो अन्य राज्यों में जो पदस्थ अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। अहम बैठक वीसी के माध्यम से सभी अधिकारी जुड़े थे और न्योता दिया गया है 10 तारीख को यहां पर ये राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा, प्रवासी राजस्थानी दिवस, और उसमें आने का न्योता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक होगी 7 दिसंबर को। यह बैठक होने वाली है। मंत्री, भाजपा के जितने भी विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, सभी शामिल होंगे सरकार के 2 साल पूरे होने पर और प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर यह बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर 7 दिसंबर की शाम एक अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक शाम 4 बजे आपको बता दें शुरू होगी और इसमें मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के जितने भी विधायक हैं सभी को बुलाया गया है। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर होने वाले बड़े आयोजनों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार अपने 2 साल के कामकाज को लेकर यहां पर चर्चा करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी ईडी कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये पेश हुए हैं यहां पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पासपोर्ट जमा कराने के लिए पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महेश जोशी को शर्तों के साथ आपको बता दें कि जमानत दी है और पासपोर्ट जमा उन्होंने कराया है। तो पूर्व मंत्री हैं महेश जोशी, जिन्होंने ईडी कोर्ट में जाकर अपना पासपोर्ट जमा कराया है। जल जीवन मिशन घोटाले में ये आरोपी हैं और अब यहां पर इनको जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन शर्तों के साथ।